गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूजा गिरी। मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ई गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस द इंडियन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑन अनुपमा सक्सेना's पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले देखेंगे कि गुड गवर्नेंस ई गवर्नेंस होता क्या है। गुड गवर्नेंस शासन वह प्रक्रिया है। सबसे पहले देखेंगे कि गवर्नेंस का क्या अर्थ है। तो गवर्नेंस अर्थात शासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्वजनिक संस्थाएं सार्वजनिक मामलों का संचालन करती हैं और सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन करती हैं। भारतीय संदर्भ में सुशासन प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, समावेशिता और जवाबदेही पर जोर देती है। ई गवर्नेंस शासन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का अनुप्रयोग इन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में उभरा है। अब देखेंगे कि सुशासन के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं। तो सुशासन के मुख्य सिद्धांत हैं पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून का शासन, भागीदारी, उत्तरदायित्व, समानता और समावेशिता, प्रभावशीलता और दक्षता, वांछित परिणामों के लिए संसाधनों का इष्टतम अनुप्रयोग। इसके बाद देखेंगे कि ई गवर्नेंस इन इंडिया इवोल्यूशन कैसे हुआ। ई गवर्नेंस अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का तात्पर्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा नागरिकों, व्यवसायों और सरकारों के अन्य अंगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच और वितरण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय संदर्भ में ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। इसमें डिजिटल सेवा पोर्टल जैसे डिजिटल इंडिया, उमंग ऐप, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, करों की ई फाइलिंग, आधार आधारित सेवाएं और भी बहुत कुछ पहल शामिल हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में ई गवर्नेंस का विकास। सबसे पहले देखेंगे कि एनआईसी नेट 1987 जो कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एनआईसी नेट भारत का पहला उपग्रह आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क था। इसने केंद्र और राज्य सरकारों को जोड़ा जिससे इलेक्ट्रॉनिक संचार और डेटा साझाकरण संभव हुआ। उसके बाद देखेंगे कि अंतर विभागीय समन्वय में सुधार करके भविष्य के ई गवर्नेंस प्रयासों के लिए आधार के रूप में कार्य भी किया। उसके बाद देखेंगे कि भूमि परियोजना 2000 कर्नाटक में भूमि अभिलेखों को क्या क्या डिजिटल बनाने वाली अग्रणी ई गवर्नेंस पहल कहा गया है। नागरिकों को बिचौलियों के रूप में भूमि स्वामित्व दस्तावेजों, आरटीसी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, टेनेंसी और फसल तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। अब कुछ प्रमुख माइलस्टोन भी थे। एकीकृत सुलभ सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, जैसे डिजिटल इंडिया मिशन 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम 3 विजन क्षेत्रों पर आधारित था। पहला क्या था कि प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा मांग पर शासन और सेवाएं और तीसरा था नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। अब इसमें हम देखेंगे कि नेट सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी भी हुई थी, जैसे डिजी लॉकर, क्लाउड आधारित दस्तावेज संग्रहण, उमंग ऐप, नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन, आधार एकीकरण, सुव्यवस्थित प्रमाणीकरण और सेवा पहुंच विशेष रूप से ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने पर केंद्रित किया गया था। अब देखेंगे कि जो सुशासन है इसके स्तंभ के रूप में ई गवर्नेंस, सुशासन के स्तंभ के रूप में ई गवर्नेंस क्या है। तो इसमें बेसिकली देखेंगे कि ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है सरकारी सेवाएं प्रदान करने, सूचनाओं या आदान प्रदान करने और सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं को एकीकृत करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करता है। इसे सुशासन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी पर जोर देता है। अब हम देखेंगे कि जो ई गवर्नेंस है उसके आगे क्या क्या चुनौतियां आई थी। तो
सबसे बड़ी चुनौती आई थी डिजिटल विभाजन की। विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए के समुदायों में इंटरनेट, डिजिटल उपकरणों और डिजिटल साक्षरता तक असमान पहुंच, इसकी वजह से ये एक चुनौती आई थी। उसके बाद बुनियादी ढांचे की कमी, साइबर सुरक्षा जोखिम, परिवर्तन का प्रतिरोध, डिजिटल साक्षरता की कमी, ये सब चुनौतियाँ ई गवर्नेंस के सामने भारत में आई थी। उसके बाद देखेंगे कि भारत में इसके लिए कुछ पहल भी की गई, कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए। जैसे भारत ने शासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से कई प्रभावशाली ई गवर्नेंस पहल शुरू की। जैसे आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है। प्रत्येक लाभ हस्तांतरण, डीबीटी, ई-केवाईसी और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाता है। उसके बाद है उमंग ऐप, एक नए युग के शासन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है। ई जिला प्रमाण पत्र, लाइसेंस, कल्याणकारी योजनाओं जैसे जिला स्तरीय सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करती है। ई ग्राम स्वराज और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डिजी लॉकर, जेम सरकारी मार्केट प्लेस जिसको कि जीएम बोलते हैं, भूमि परियोजना। उसके बाद इसमें कई सारे केस स्टडी भी की है, जैसे भूमि परियोजना कर्नाटक, ई सेवा आंध्र प्रदेश, ई चौपाल, आईटीसी। और जो ई चौपाल आईटीसी था, इसका उद्देश्य था किसानों को बाजार की जानकारी से सशक्त बनाना और बिचौलियों पर निर्भरता कम करना था। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसमें आगे की राह क्या थी, आगे क्या क्या किया गया। तो ई गवर्नेंस के प्रभाव को मजबूत करने और स्थायी शासन सुनिश्चित करने के लिए भारत को यह करना होगा कि डिजिटल डिवाइड है उस पर एक ब्रिज बनाना होगा। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे और इंटरनेट एक्सेस का विस्तार करना होगा। दूसरा है कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना होगा। हाशिए पर जो बड़े समुदाय के लोग हैं उनके जो पहुंच है उसको प्रोत्साहित करना होगा। साइबर सुरक्षा को मजबूत करना होगा। अंतर विभागीय एकीकरण को बढ़ावा देना और एकीकृत सेवा वितरण के लिए विभागों में अंतर संचालन प्लेटफॉर्म बनाना होगा। उसके बाद देखेंगे कि निष्कर्ष रूप से ई गवर्नेंस भारत में सुशासन का एक परिवर्तनकारी प्रवर्तक है, जो पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ावा देता है। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से सरकार सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक आधुनिक बना रही है और नागरिकों को सशक्त बना रही है। हालांकि डिजिटल डिवाइड, कम साक्षरता और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों को व्यवस्थित सुधारों के लिए माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। ई गवर्नेंस की सफलता प्रौद्योगिकी में ही नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, संस्थागत समर्थन और नागरिक जुड़ाव में निहित है। डिजिटल युग में उत्तरदायी और नैतिक शासन प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी, समावेशी, अनुकूल दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा। थैंक